सेप्टिक या जो सेप्सिस हम बोलते हैं, शरीर में कहीं भी जब इन्फेक्शन होता है और वो ब्लड में फैलता है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, वो इन्फेक्शन जो शरीर में और ब्लड में फैल जाए उसको हम सेप्सिस बोलते हैं। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें कि ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब कि जो अंग होते हैं उनका प्रॉपर फंक्शन रुक जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। जब भी हमारा कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और कीटाणु जो ब्लड में डेवलप करता है और ब्लड में डेवलप करके बहुत तेजी से ऑर्गन्स को डैमेज करता है, उसको हम सेप्सिस बोलते हैं, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। सेप्सिस में इन्फेक्शन विच इज नॉट कंट्रोल्ड विल लीड टू सेप्सिस इन द ब्लड। एंड शॉक मतलब कि पेशेंट का बीपी, नॉर्मली ये जानते हैं कि 120/80 या 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो एक कॉमन नोशन सबको पता है। किसी भी मरीज का अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 90 से नीचे जाता है, या अगर हम बहुत साइंटिफिकली बात करें तो एक मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है जो 65 से नीचे जाता है, जिसके लिए हमें पानी चढ़ाने की जरूरत पड़ती है या उन दवाइयों की देने की जरूरत पड़ती है जो बीपी बढ़ाने के काम आती हैं, जिनको हम वैसोप्रेसर्स बोलते हैं। उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। तो शॉक मतलब किसी मरीज का अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 से नीचे जाए या मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 के नीचे जाए। मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? उसको हम 2 इंटू डायस्टोल, नीचे वाला ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोल, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, डिवाइडेड बाई 3 करके कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90, मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 65, जो कि करेक्ट ना हो पानी देने के बाद भी, और जिसको करेक्शन करने के लिए बीपी बढ़ाने वाली दवाइयों की जरूरत पड़े, उसको हम शॉक बोलते हैं। और ये शॉक जब किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है जो ब्लड में फैला रहता है या किसी भी और ऑर्गन में फैला रहता है, तो उसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। जो भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है उसके रिजल्ट वैसे ही रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्लड में अगर इन्फेक्शन है, तो मैंने बताया सेप्टिक शॉक में ब्लड प्रेशर कम रहता है। ब्लड प्रेशर कम रहने का मतलब कि उस ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई बहुत ही कम रहेगी। तो अगर हम ऊपर से नीचे तक बात करें, तो अगर ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम होगी, इसका मतलब कि ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उस मरीज को थोड़ा सा गफलत की स्थिति या बेहोशी की स्थिति हो सकती है। उस मरीज को किसी एक अंग के कम काम करने की संभावना हो सकती है। किसी एक साइड पैरालिसिस हो सकता है, आंखों से देखने में धुंधलापन हो सकता है। साथ ही अगर हम नीचे की बात करें, मतलब अगर हम हार्ट की या लंग्स की बात करें, तो इसी तरह अगर ब्लड सप्लाई हार्ट में कम होती है तो उस मरीज को चेस्ट पेन हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लंग्स में भी हम सिमिलर लक्षण देखते हैं। फेफड़ों में अगर ऑक्सीजन कम जाता है, जो कि ब्लड कम जाने की वजह से है, तो सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी और सांस फूलना, ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। किडनी में अगर ब्लड सप्लाई कम होती है तो अचानक से पेशाब का कम बनना, साथ साथ कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि पेशेंट थोड़ी बहकी बहकी बातें करता है, क्योंकि उसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण सर से लेके पैर तक, चाहे वो ब्रेन हो या वो लंग्स हो या फिर वो किडनी हो या फिर वो हार्ट हो, हर ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के लक्षण शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसमें अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि ब्लड में इन्फेक्शन किन कारणों से होता है, तो एक हल्की सी चोट भी एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन कर सकती है। तो सबसे जरूरी जो इस चीज में ये होती है बात की पेशेंट का इम्यून स्टेटस कैसा है। इम्यून स्टेटस मतलब जिसको हम रोग रोधक क्षमता बोलते हैं। बट रिस्क फैक्टर पे अगर हम बात करें कि कौन ऐसे पेशेंट हैं जिसमें कि रिस्क होता है छोटे से इन्फेक्शन का सेप्सिस में कन्वर्ट होने का, तो वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होता है। या तो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं या वो बिल्कुल बुजुर्ग इंसान होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है। तो जैसा इन्फेक्शन फैलने की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें 2 चीजें मैटर करती हैं। एक, जिस इंसान को इन्फेक्शन हो रहा है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है। जो मैंने बताया कि इन रिस्क फैक्टर अगर होते हैं तो उनको हम लो इम्यून स्टेटस मानते हैं। सेकंड चीज जो हम बात करते हैं, जैसे अगर आपको गले का इन्फेक्शन होता है तो वो कभी कभी थ्रोट तक ही रहता है। बट जैसे अभी हमने कुछ साल पहले देखा, कोविड है वो सांस का ही इन्फेक्शन, लेकिन वायरस जो इतना डेडली था तो उसने कई लोगों की जान ली। तो ये डिपेंड करता है एक इम्यूनिटी पे, और दूसरा चीज जो अटैक कर रहा है, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ अटैक कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और वो दवाइयों से कितने हद तक कंट्रोल हो सकता है। एक तरफ अगर हम सिंपल इन्फ्लुएंजा की बात करें, जो कई बार 2013 में, 2005 में, 2006 में भी आया था, इफेक्टिवली हमने इसको कंट्रोल किया था।
बट उसी ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें जो कोविड से हुआ था, तो उसका आउटकम हमने देखा, जो ऑर्गन डैमेज हो रहा है, इम्यूनिटी कैसी है और कौन ऑर्गेनिज्म उसको डैमेज कर रहा है, ये तीनों चीज़ों के इफ़ेक्ट पे सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका आउटकम कैसा रहेगा पेशेंट का और छोटा-सा इन्फेक्शन कैसे सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि अगर बीपी आपका लो है, तो सारे ही ऑर्गन का ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होता है और वही हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी ब्लड सप्लाई कम होता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो ऑर्गन डैमेज होता है, वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाता है और फिर वो ऑर्गन परमानेंट डैमेज में चला जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में जैसे ही मरीज़ हमारे पास आता है और उसका बीपी मैंने बताया कि अगर ऊपर का बीपी 90 से नीचे है या मीन आर्टेरियल प्रेशर 65 के नीचे है, इमीडिएटली हम बिना देरी किए हुए उसको फ्लूइड देना शुरू करते हैं, जिसको हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं, जिसका डोज़ हम डिसाइड करते हैं पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से। आइडिया होता है कि 30 एमएल पर केजी हमें फ्लूइड देना होता है और उसके बाद हम उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। अगर 30 एमएल पर केजी पानी देने के बाद भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, तो हम बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ शुरू करते हैं और अगर हम इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं, तो हम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं। ब्लड के सैंपल लेते हैं देखने के लिए कि जो इन्फेक्शन है वो किस बैक्टीरिया या किस वायरस की वजह से है और सपोर्टिव थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अगर हमने पानी दे दिया, एंटीबायोटिक्स दे दिया, सैंपल ले लिया, तो अगला काम यही होता है कि बाकी जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है उसको पहचानें और उनको जितना जल्दी हो सके उस टाइम फ्रेम में करेक्ट कर सकें, जैसे हमने गोल्डन आवर की अभी कुछ देर पहले बात की है। तो इमरजेंसी होती है प्लस उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होता है और वो बहुत ही रैपिड करना होता है ताकि हम इरिवर्सिबल डैमेज को जितना जल्दी हो सके अवॉइड कर सकें। ट्रीटमेंट टाइमली किया जाए, तो मरीज़ 1 से 2 दिन में सेप्टिक शॉक से बाहर आ जाते हैं। बट यही डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू हुआ है और कितना करेक्ट ट्रीटमेंट हुआ है। अगर हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफ़ाई करते हैं जिसकी वजह से ये सेप्टिक शॉक हुआ है, तो हमें एंटीबैक्टीरियल से एंटीबायोटिक देना चाहिए। अगर यही इन्फेक्शन एक वायरस की वजह से हुआ है, तो हमें एंटीवायरस देना चाहिए। तो आइडिया इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं और करेक्ट करते हैं उन कॉज़ को। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि इसके करेक्शन का, सेप्टिक शॉक का, तो उसमें 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन लग जाते हैं और उसमें सिर्फ दवाइयों का ही नहीं, उसमें ये भी फ़र्क पड़ता है कि इम्यूनिटी कैसी है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है, तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। यंग पेशेंट्स हैव अ ईज़ियर टेंडेंसी टू come out of this septic shock while old age people have a poor prognosis। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सा पेशेंट है, उसकी बैकग्राउंड इलनेस क्या है, कौन सी डिजीज से वो सेप्टिक शॉक में गया है और कितना इफेक्टिव उसको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल रहा है। प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीबॉडी। एंड हम ये कहते हैं कि जिनकी भी एज 30 से ऊपर है, they should get a regular health checkup at every 1 year, and जिनकी एज 50 से ऊपर है, they should get their regular health checkup every 6 month। इसके अलावा हैंड हाइजीन, एक हमारे अंदर जो सबसे बुरी चीज है वो है लैक ऑफ हैंड हाइजीन, जो हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं। हमारे आसपास जहाँ पे हम बैठे होते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, वो सारी चीजें कंटामिनेटेड होती हैं, बट हमें कभी उस चीज का एहसास नहीं होता। तो उन चीजों को टच करने के बाद या कुछ भी खाने के बाद, कुछ भी हो, उनको हमें अपना हैंड हाइजीन एक प्रॉपर सोप से वॉश करना चाहिए, हैंड्स को ड्राई करना चाहिए और पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे की चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। प्लस अगर हम ओल्ड एज पेशेंट की या उन पेशेंट्स की बात करें जिनको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, उनको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए और प्रॉपर कंट्रोल रहना चाहिए। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट की शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, तो वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं और उनके लिए प्रिवेंशन का फॉर्मूला ही यही है, अपने शुगर्स कंट्रोल रखिए। सिमिलरली हाइपरटेंसिव पेशेंट का प्रिवेंशन का फॉर्मूला यही है कि अपना बीपी कंट्रोल रखिए।